हेलो एग्जाम फाइटर, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। कहते हैं कि अगर हम किसी वे को, किसी गोल को प्राप्त करना हो तो उसके लिए अगर बेहतरीन प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के ऊपर अपना पूरा एफर्ट करें तो वो गोल आप बहुत जल्द अचीव कर लेते हैं। कहा जाता है कि आप उसके लिए जब एफर्ट करते हैं तो गोल भी चाहता है कि आप मुझे प्राप्त करें। आप अगर उसके लायक होते हैं तो वो आपके कदमों में आ जाता है और आप उसे अचीव कर लेते हैं। आइए इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी नई पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स को, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। समस्त एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। मैं काउंट नहीं करा रहा हूं कि एसएससी, रेलवे, उसके बाद जो है ग्रुप डी, इसके अलावा स्टेट, सुपर टेट, नेकफाल, इतनी जितनी वैकेंसियां होती हैं, यहां से साइंस अगर टॉपिक है तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके अलावा ये 9, 10, 11, 12 के सिलेबस में क्लियर करने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब तक पॉइंट स्टार्ट हो रही है तब तक अपने अपने बेस पे आप शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी साइंस फैमिली विगरस हो सके। अगर कहा जाता है कि आप किसी के लिए थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ बेहतर सोचते हैं, तो नेचर और गॉड भी आप उसका ठीक दुगना या तिगुना आपके लिए करके दिखाती है ना। तो एग्जाम को बेहतरीन ढंग से क्रैक करिए और टीचर्स के लिए या आपको जो भी शिक्षक शिक्षा देते हैं, थोड़ा सा अगर एफर्ट मिलता है उनके लिए तो जरूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने बेस पे आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से क्लियर हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या पहली पॉइंट तो यहीं से पुटअप किया जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हैं भैया। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पहला तो यही पॉइंट हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसका अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है 1:2:1 का। ये पहला क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ही एलिमेंट होते हैं और उनका अनुपात होता है 1:2:1 का। आई होप कि क्लियर होगा और कभी भूलेगा नहीं। इतने बेहतर ढंग से, इतने सिंपल तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स खत्म करेंगे आज। क्लियर हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 का अनुपात होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या, समस्त जीवों में, हमारे, आप में और जितने भी जीव होते हैं उन सब में एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें तो कहा जाता है मानव आहार में प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। सूत्र, दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्या उसका सूत्र पूछ देता है तो सूत्र 2 से 3 तरीके से आराम से एकदम एक झटके में क्लियर कर लेंगे। CnH2nOn, एक फार्मूला। अगर एक फार्मूला याद कर लिए तो 3 फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। आप मैथमेटिकल बहुत सारे पॉइंट्स को सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आप देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। n, जो कोई सिंबल है, कोई नंबर है, उसको अनकाउंट करके वहां पे सेटअप किया गया है। हम n यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा इसी से, या तो हम केवल इस 2 n को क्या करें, कॉमन कर लें, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए Cn तो सेम टू सेम है, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ 2n और n है तो हमने n को कॉमन कर लिया तो H2 केवल बचा, O बचा और n हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, अर्थात CnH2O कोष्ठ में n। क्लियर हुआ? इतना आसानी से बस n को कॉमन करके बाहर कर दिया है। अच्छा, आपके समझ में ये आएगा कि सर 2 ही को हम कॉमन कर सकते हैं, एक को तो और कॉमन कर सकते हैं, C वाले को भी, तो भैया C वाले को भी कॉमन कर लीजिए। CH2O कॉमन में n है। n किस पे है? सबकी घातों के ऊपर लगा हुआ है। तो 3 प्रकार से हम इस फार्मूले को सेटअप कर सकते हैं। CnH2nOn। जब हमने देखा कि n सब में कॉमन है तो हमने चाहे तो 2 एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ लिया, चाहे तीनों में जोड़ लिया। 2 में जोड़ा तो CnH2O
N हुआ, और उसके बाद अगर तीनों को जोड़ा तो आप जानते हैं CH2O कोस्ट क्लोज में रखिए, बाहर N रख दीजिए, अर्थात N सब में कॉमन है। श्रेणियों की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट आप एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा, बैठा लीजिएगा। फार्मूला और क्या कहते हैं इसमें कितने एटम्स जुड़े होते हैं, उनका अनुपात क्या होता है। हम उनकी श्रेणियों की बात करें तो इनमें 3 श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? मोनोसैकराइड, दूसरा होता है डाइसैकराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। बातें क्लियर रखिएगा, थोड़ा बहुत नाम में हेर फेर कर देता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मोनो का मतलब होता है बाबू एक, क्या होता है? एक। मैंने सिंबल तो दिखा दिया, 2। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब 2, और पॉली मतलब बहुत सारे। इस बात को ध्यान रखिए। मोनो अर्थात मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। डाइसैकराइड को कहीं टेट्रासैकराइड, ओलिगोसैकराइड भी दिया है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सारी चीजें सेट होती हुई आपके मस्तिष्क में आगे बढ़े। क्लियर हुआ? मोनो श्रेणियां 3 हैं। कौन कौन सी? मोनो, डाई, पॉली। ठीक है, मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सबसे छोटे अणु होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? सबसे छोटे होते हैं और सरल होते हैं, अर्थात सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स और सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें सरल शर्करा भी कहते हैं। ये रंगहीन होते हैं और स्वाद में अधिक मीठे होते हैं। क्रिस्टलीय फॉर्म में भी बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जैसे लाइक दैट शुगर, चीनी। यह ठोस यौगिक होते हैं जो जल और विद्युत ध्रुवों में विलय होते हैं। अर्थात सबसे छोटे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, रंगहीन, अधिक स्वाद में मीठे और क्रिस्टल के रूप में बनाए जा सकते। इतनी पॉइंट है, 1 बाय 1 करके सेटअप करिएगा। छोटे होते हैं, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सरल शर्करा कहलाती है, स्वाद में बहुत मीठे होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। आई होप। आगे बढ़ते हैं। ये जल में विलय होते हैं, जल में और विद्युत ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और यदि देखा जाए तो जितने भी ऑयल सब्सटेंस होते हैं, एल्कोहल होते हैं, उसमें यह अविलेय होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यह जितने ऑयल होते हैं और एल्कोहल होते हैं, ये सब सब्सटेंस में क्या होते हैं? यह अविलेय होते हैं, जल और विद्युत ध्रुवीय विलायकों में विलय। क्लियर? विलय का मतलब घुला हुआ होना, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। और ऑयल में यह अविलय होते हैं। नोट्स है, और नोट्स बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 2 नोट्स हैं, दोनों इस बेस को क्लियर करती हैं, मोनोसैकराइड के बेस को क्लियर कर देती हैं। मोनोसैकराइड में क्या होता है कि कार्बन की एक श्रृंखला बनी होती है, और प्रत्येक जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बंध द्वारा एक श्रृंखला से एक दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं। यह अनियमित काफी लंबी श्रृंखला भी बन सकती है, बड़ी बन सकती है। और इसके अलावा इनके दोनों छोर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा हाइड्रोक्सिल समूह, ऑक्सिलिक समूह जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। तो इसी बात को एक नोट्स में सबमिट कराया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। और पहले नोट्स में बताया गया है कि यदि कार्बोनिल समूह, अच्छा कार्बोनिल समूह क्या होता है? ये होता है जहां पे कार्बन से डबल बंध ऑक्सीजन जुड़ता है। अभी तो ये कार्बन की श्रृंखला जो सिंगल बंध से जुड़ी हुई है, आई होप क्लियर होगा। ध्यान से सुनिए कि कार्बन की एक श्रृंखला जुड़ी होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, खास करके मोनोसैकराइड में। और कार्बन के एक छोर पर डबल हाइड्रोजन, डबल बंध ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और उसके दूसरे वाले छोर पर एक सिंगल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब इस जुड़ाव को, इस समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और दूसरे कार्बन वाले श्रृंखला पे सिंगल बंध से ऑक्सीजन OH जुड़ा होता है और एक छोर पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं? 2 चीजें एकदम याद रखिएगा, एक कार्बोनिल समूह और एक हाइड्रोक्सिल समूह। क्लियर हुआ? अर्थात श्रृंखला होती है, एक छोर पे जहां डबल बंध ऑक्सीजन होता है उसे कार्बोनिल समूह, और सिंगल बंध
OH जुड़ा होता है जिसे हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। अब कार्बनिल समूह तो क्लियर हो गया कि जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है और एक छोर पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, कार्बनिल समूह। अब क्या कह रहा है, यदि कार्बनिल समूह कार्बन श्रृंखला के छोर पर हो, भाई छोर पे है ना, बीच में नहीं ना है, छोर पे हो, तो उसे एल्डिहाइड या एल्डोज समूह कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये श्रृंखला के छोर पर है कि मध्य में है। तो आप जाहिर सी बात बता रहे हैं कि सर श्रृंखला के छोर पर है, तो ऐसे समूह को कहते हैं एल्डिहाइड समूह। दूसरा, और यदि मध्य में हो तो कौन, कीटोन समूह। ये अगर ये वाला सिंबल मध्य में हो तो इसे कीटोन कहते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात मैंने यहां पे सिंबलाइजेशन किया है, आपको दर्शाया है कि यही श्रृंखला है, अगर छोर पे है तो क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे, और यही श्रृंखला अगर यहां पे आके जुड़ जाती है तो इसे कीटोन कहेंगे। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत बेहतर ढंग से। आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके वर्क के ऊपर। मोनोसैकेराइड के कार्यों से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे देख लीजिए। वर्गीकरण जो होता है वह देखा जाए तो कार्बन की श्रृंखला या उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसको नॉमेनक्लेचर किया गया, उसका नामकरण किया गया है। अगर देखें तो ट्राइओजेस अर्थात कार्बन के 3 अणु, अगर हम इसी अनुपात को लेके चलें तो नाम में कोई कंफ्यूजन, उसके अणुओं में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां कार्बन की एक श्रृंखला होगी, एक अनुपात होगा, वही हाइड्रोजन का कितना होगा, डबल होगा, और कार्बन का ठीक डबल, और ऑक्सीजन कार्बन के बराबर होगा। तभी तो 1:2:1 का सिंबल आया है। सेम वही देखिए यहां पे भी। ट्राई का मतलब होता है 3, अर्थात कार्बन के कितने अणु, 3। टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, और हेप्टो का मतलब होता है 7। अर्थात ट्राइओजिस का मतलब अगर कार्बन की 3 श्रृंखलाएं हो गई तो हाइड्रोजन की उसकी डबल होंगी अकॉर्डिंग टू रेशियो, है ना। अगर देखें तो कार्बन की यहाँ 3 श्रृंखलाएं हैं तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, 6, और ऑक्सीजन कितनी होंगी, सेम कार्बन के बराबर 3। अगर हम टेट्राओजिस में देखें तो कार्बन की 4 श्रृंखलाएं, 4 अणु, तो हाइड्रोजन कितने, कार्बन के ठीक डबल 8, और ऑक्सीजन के 4, अर्थात कार्बन के बराबर ही। पेंटोसिस में देखें अर्थात पेंट का मतलब होता है 5, तो कार्बन के 5 अणु, तो हाइड्रोजन के कितने बाबू, उसके ठीक डबल 10, और ऑक्सीजन के इसके ठीक बराबर अर्थात 5। C5H10O5 हेक्सोसिस, हेक्स का मतलब होता है 6, कार्बन की जब 6 तो हाइड्रोजन के डबल और ऑक्सीजन के उसके समान, तो कार्बन के 6 हो गए तो हाइड्रोजन के उसके डबल कितने, 12, और ऑक्सीजन के 6। सेम वही हेप्टोसिस में कार्बन के कितने अणु, 7, हाइड्रोजन के उसके ठीक डबल 14, 14, और ऑक्सीजन के सेम, अर्थात 7। ये इसकी श्रृंखलाएं हैं, अर्थात कह सकते हैं इनका वर्गीकरण है। इतने प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणु कार्बन के फॉर्म में पाए जाते हैं। हम सीधे सीधे कार्यों के ऊपर बात करते हैं। यहां से बहुत कम क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, या आपसे क्यों फार्मूला पूछ देगा तो आप एकदम सिंपल है कि अगर ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेप्टो का मतलब 7 होता है, और जितना होगा उसी का ठीक डबल हाइड्रोजन के अणु और सेम जो होते हैं ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत बेहतर है, चुटकी में काम बन जाता है। कार्यों के ऊपर बात करते हैं मोनोसैकेराइड के। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरे भैया, प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना तो पौधों में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसी का संश्लेषण किया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया, एनर्जी का निर्माण किया जाता है पौधों में। तो यही कह रहा है कि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या निभाता है। दूसरा, अगर हम कार्य देखें तो समस्त जीवों में यह कहा जाता है मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, ग्लूकोज है। समस्त जीवों की क्रियाओं के लिए आवश्यक जैव ऊर्जा क्या, ग्लूकोज का निर्माण करता है। कौन, मोनोसैकेराइड। आई होप कि आपके शरीर में भी मोनोसैकेराइड ही काम करता है और आप उतने एनर्जी फील करते हैं, तो उसकी देन है ग्लूकोज की और मोनोसैकेराइड की। तीसरा, कुछ शर्कराएं क्रमशः डीएनए, आप नाम जानते हैं पूरा, क्या नाम है,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड से जुड़ी होती हैं, जो आनुवंशिक रूपों में भाग लेती हैं। आई होप क्लियर कि डीएनए आरएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता पहुंचा देता है। पूरा नाम जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो शर्करा हिंदी में बोलते हैं। तो ऑलरेडी एक शर्करा है जो क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक रूप में अपना भाग पार्टिसिपेशन करती है, रोल प्ले करती है। और लास्ट है समूह जीव होते हैं, उनके शरीर में जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जितने अणु पाए जाते हैं, उनके समस्त जीवों में उनके अणुओं के संश्लेषण, उनके शरीर में जितने अणु होते हैं उनको तोड़ने में, उनको संश्लेषित करने में, उनको निर्मित करने में मोनोसैकेराइड अणु का उपयोग किया जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। प्रकाश संश्लेषण में, ग्लूकोज के निर्माण में, डीएनए आरएनए के हेल्प में और समस्त जीवों में उनके अणुओं को का संश्लेषण में, उनके निर्माण में मोनोसैकेराइड रोल प्ले करती है। इतनी चीजें एकदम आसान भाषा में क्लियर हो जाएंगी। आप कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह जरूर देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इसका रेशियो देख लीजिएगा, इसका फार्मूला, और हो सके तो ये वर्गीकरण। ये एकदम सिंपल है, इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हमेशा, हर एक एग्जाम में आप देखिएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड क्लियर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा किसी भी तरह से। सो आप मेरे वीडियो को देखने के लिए और अपने नए और पुराने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को खूब बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए एफर्ट किया, मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर करने की निरंतर कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपके एग्जाम में, आपके लाइफ में ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्माइल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट, आप लोग खूब मेहनत करिए और नाम रोशन करिए। थैंक यू वंस अगेन।